तो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई को आप निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो है वो हिंदी की उपभाषाएँ और उसके बोलियों के संबंधित बात हमने की थी। हिंदी की उपभाषाओं और उससे बोलियों से संबंधित वीडियो में चर्चा की गई थी। आज जो है जो हम चर्चा करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की, बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। तो बच्चों, यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या बीपीएससी किसी की भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या किसी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप वीडियो को पूरा देखें तो पूरा का पूरा देखें और साथ ही आप चाहें तो इसका नोट्स जो है बना सकते हैं। तो बात करेंगे हम लोग किसकी? हम लोग बात करेंगे आज वर्ण की चर्चा करेंगे, वर्ण की बात करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बच्चों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द कमल है। कमल में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? 3 हैं। एक क है, एक म है और एक ल है। तो इनसे मिलकर के कमल बना है। लेकिन अगर देखें तो इसके कुल 6 भाग हैं। क में भी अ लगा है, म में भी अ लगा है और ल में भी क्या लगा है? अ लगा है। इसके बाद इन टुकड़ों को विभाजित जो है वो नहीं किया जा सकता। अर्थात वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसका कोई भी खंड नहीं किया जा सकता। तो जैसे क से अ को अगर हम निकाल देंगे तो ना ही क को और ना ही अ को जो है खंडित किया जा सकता है। इसलिए कमल में कुल 3 ध्वनियाँ हैं और उसमें कुल 6 वर्णों का प्रयोग जो है वो किया गया है। कामता प्रसाद गुरु की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 44, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन उन्होंने माने हैं। जबकि वासुदेव नंदन प्रसाद को अगर देखें तो उन्होंने हिंदी भाषा में 11 स्वर सहित कुल 52 वर्णों की जो है वो चर्चा की है। और बच्चों, इस बात को हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 जो है वो होती है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4। इनको बना दें तो ये कुल मूल व्यंजन अर्थात 33 जो होते हैं, ये 33 व्यंजन हिंदी में मूल स्वर के रूप में क्या किए जाते हैं? स्वीकार किए जाते हैं। किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन हिंदी में स्वीकृत किए गए हैं। अब वो 8 व्यंजन कौन से हैं? तो देखो, मराठी में एक ल हो गया, फारसी में क, ख, ज़, फ हो गया। लेकिन क, ख, ज़, फ जो है ये नुक्ता, इसमें क्या लगा रहता है? यहाँ नीचे नुक्ता लगा रहता है। तो इस नुक्ते के साथ जो है स्वीकार किए गए हैं और अपभ्रंश से ड और ढ जो है ये दोनों अपभ्रंश से आए हैं, जिसको हिंदी में हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। देखिए, इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में जो है अ, कुल 4 संयुक्त ध्वनियों को भी स्वीकृत किया गया है। छ, त्र, ज्ञ और स्र हैं। व्यंजन 45, स्वर 11, अयोग वादो। इन ध्वनियों को जोड़ने पर हिंदी भाषा में कुल कितनी हो जाती हैं? 58 ध्वनियाँ जो है हो जाती हैं। तो अगर आप बीपीएससी की परीक्षा देंगे, बीपीएससी की किताबों में अगर देखेंगे, तो बिहार में ये 58 ध्वनि, वैसे 58 ध्वनियाँ हैं, बिहार की ही बात नहीं है। वैसे कुल 58 ध्वनियाँ हैं, लेकिन जो स्वीकार की गई ध्वनियाँ हैं, उनकी संख्या कुल कितनी है? वो 52 है। हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियाँ जो है वो पाई जाती हैं। 52 ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला में वो होती हैं। 58 का सवाल कहाँ आता है? तो देखो, 58 का सवाल तब आता है कि जब हम अ, 4 जो 5 फ़ारसी ध्वनियाँ हैं उनको भी जोड़ देते हैं, मराठी की ध्वनियाँ भी जोड़ देते हैं। तो जब इन ध्वनियों को हम जोड़ देते हैं, जैसे 4-5 आगत ध्वनियाँ हैं क, ख, ज़, फ, इनको ले लेते हैं और मराठी का ले लेते हैं, तो 6 हो जाता है और 52 ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला में पहले से पाई जाती हैं। तो 52 वो हो गई और 5 जो आगत ध्वनियाँ हैं क, ख, ज़, फ जो नुक्ते के साथ हैं और 1 जो है मराठी वाली ध्वनि, तो मिला देते हैं तो कुल ध्वनियाँ कितनी हो जाती हैं? ये 58 हो जाती हैं। वैसे हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितनी होती हैं? 52 होती हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से देखें तो कुल ध्वनियाँ कितनी हो जाती हैं? 58 हो जाती हैं। अब बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। तो भाषा लेखन के लिए जो चिन्ह वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं, जिसके समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसे नागरी या देवनागरी वर्णमाला के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसको नागरी या देवनागरी वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं।
यदि हम स्वर का विभाजन करते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णों को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। एक को स्वर कहते हैं और दूसरे को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। तो उच्चारण की दृष्टि से अगर हिंदी वर्णों को देखा जाए तो 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक स्वर है और दूसरा क्या है? व्यंजन है। यदि हिंदी स्वर वर्ण की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। अर्थात वायु बिना बाधा के मुख से क्या होती है? वो बाहर की तरफ निकलती है। उच्चारण में वायु का कोई भी घर्षण नहीं होता। स्वर को बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जा सकता है, बोला जा सकता है, क्योंकि सभी स्वर जो होते हैं, वो स्वतंत्र स्वर होते हैं और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये कुल मिला के इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये कुल 11 स्वर जो है, वो हिंदी में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्वरों की मात्राएँ क्या होती हैं। तो बच्चों जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तब उनका वास्तविक रूप क्या होता है? बदल जाता है और तब उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ये मात्राएँ स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि क लिखा है, अब इस पर हमको आ की मात्रा लगानी है, तो हम इसको क और आ ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा। बल्कि कैसे लिखा जाएगा? क के साथ ये मात्रा। तो जब ये स्वर है, इसी का रूप बदल जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मात्रा कहते हैं और यह मात्रा स्वरों की होती है, ना कि यह मात्रा व्यंजन की होती है। ठीक है? अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन में अंतर्निहित होता है, मतलब ये व्यंजन में पहले से मौजूद होता है। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए व्यंजन के नीचे हलन चिन्ह का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए क लिखना हो तो क के नीचे हल लगा देंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा? स्वर रहित ये व्यंजन हो जाता है। ये अगर स्वर वर्णों के भेद की बात करें, तो हिंदी में स्वर वर्णों का विभाजन कई दृष्टियों से किया गया है और जिसके भेद जो है प्रमुख रूप से हैं। पहला अगर देखें हम तो उच्चारण के आधार पर अगर इसको देखें, तो हर्ष होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो 3 तरह के स्वर होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। तो ये किसके आधार पर होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के ये भेद होते हैं। अब पहले की बात करें जिसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसी और उनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं और इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है और इन्हें ही मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा होता है जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ जोड़ने से जो स्वर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अ है और अ के साथ अ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आ। आ जो बना इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक या दोगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्राएँ शामिल होती हैं, इसलिए इसे हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व रूप स्वरों का दीर्घ रूप नहीं होता, बल्कि अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऐ, ओ और औ। इसको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इसके बाद जो होता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बच्चों प्लुत स्वर कहा जाता है। तीसरा होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ये बच्चों उच्चारण के आधार पर है। प्लुत स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक अर्थात तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रैमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इसमें मात्राओं की संख्या 3 होती है और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग 9 के बराबर होता है। 9 के बराबर हिंदी भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता है। यह संस्कृत भाषा में काफ़ी प्रचलित है। प्लुत स्वर का अपना कोई चिन्ह नहीं होता, बल्कि हिंदी का जो 3 होता है, वो हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे ओम लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब दूसरा विभाजन करते हैं स्वरों का, जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर देखें तो पहला होता है जिसे हम कहते हैं अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर का मतलब होता है कि जन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। अर्थात अग्रस्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से होता है। जैसे ई, ए और ए, ये चारों जो होते हैं वो हिंदी में अग्रस्वर के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मध्य
स्वर कहते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर दूसरा जो विभाजन होता है वो मध्य स्वर का होता है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग ऊपर उठता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ जो होता है ये मध्य स्वर होता है, क्योंकि अ एक केंद्रीय स्वर है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है, पहले से ही अंतर्निहित होता है। उच्चारण में इसके जीभ के बीच का भाग थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। बच्चों तीसरा होता है जिसे हम पश्य स्वर कहते हैं। पश्य स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का पश्य भाग या पिछला भाग करता है, पिछला भाग उठता है, उसे हम स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण जो है जीभ के पश्य भाग से या पिछले भाग से होता है। जैसे आ, उ, ओ, और आ। ये आ जो है ये अंग्रेजी से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? तो ये अंग्रेजी से, ये भी एक आगत स्वर है और ये पश्य स्वर के अंतर्गत होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे होंठ की गोलाई के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों अगर होंठ की गोलाई के आधार पर देखें तो पहला होता है जिससे हम कहते हैं वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर का मतलब क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार या वृत्त की तरह हो जाता है उसे हम वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ और औ, ये चारों के चारों क्या होते हैं, इन्हें हम वृत्ताकार स्वर जो है वो कहते हैं। इसके बाद होता है जिसे कहा जाता है अर्धवृत्ताकार स्वर। दूसरा जो होता है वो अर्धवृत्ताकार स्वर होता है दूसरा। अब अर्धवृत्ताकार क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ आधा गोल होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्ताकार कहते हैं। जैसे अ और आ जो होता है ये अर्धवृत्ताकार होता है। इनके उच्चारण में होंठ जो है वो आधा गोल होता है। तीसरा होता है जिसे हम प्रसृत कहते हैं। प्रसृत क्या होता है? तो प्रसृत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार या वृत्ताकार की जगह जो है वो फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है, उसे प्रसृत स्वर कहते हैं। और प्रसृत स्वर कौन होता है? ए और ऐ जो होते हैं ये चारों के चारों प्रसृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। बच्चों यही स्वर जो है ए ऐ जो है वो जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर भी होते हैं। अब हम लोग अगले विभाजन की बात करते हैं, मुख द्वार के खुलने और बंद होने के आधार पर। तो बच्चों जो मुख द्वार हमारा होता है खुलता और बंद होता है उसके आधार पर पहला होता है जिसे हम कहते हैं समृत स्वर कहते हैं। समृत स्वर का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण के समय मुख द्वार सकरा हो जाता है उसे हम समृत कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होती है। ई उ औ जो है ये सब चारों समृत स्वर की बात करते हैं अर्ध समृत स्वर की। अर्ध समृत स्वर क्या होता है? तो बच्चों अर्ध समृत स्वर अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार कम सकरा होता है। तो जब कम सकरा होता है उसे हम कहते हैं अर्ध समृत स्वर। जैसे ए और ओ जो है ये दोनों अर्ध समृत स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय मुख द्वार जो है वो कम सकरा होता है। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं विवृत स्वर, अर्थात ऐसा स्वर जिसके उच्चारण के समय मुख द्वार पूरा का पूरा क्या होता है, खुल जाता है। जैसे यदि आप आ बोलते हैं तो मुख द्वार पूरा खुल जाता है, इसे हम विवृत स्वर कहते हैं। और चौथा होता है जिसे अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। अर्ध विपरीत स्वर के उच्चारण के समय मुख द्वार जो है वो कैसा होता है बच्चों, अध खुला होता है। जैसे अ, ऐ, औ और आ। ये आ कौन है? तो ये वही अंग्रेजी का आगत स्वर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, व्यंजन की। स्वरों की बात खत्म, व्यंजन अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, और जहां स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं वही व्यंजन जो है वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, अर्थात व्यंजन स्वराश्रित होते हैं। दरअसल बच्चों प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर जो है वो अनुस्यूत होता है, अर्थात पहले से ही उसमें लगा रहता है। जैसे क में अ, ख में अ, ग में अ इत्यादि। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हिंदी में व्यंजनों का वर्गीकरण।
अब हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाए? तो बच्चों हिंदी व्यंजन का जो वर्गीकरण है, वो उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर उसको विभाजित किया जाता है। जिसका प्रमुख वर्गीकरण क्या होता है? पहला है जिसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन। तो पहले स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन वे हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से क्या होते हैं? बोले जाते हैं और इसी वजह से इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाए तो 3 तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा जो होता है ऊष्म व्यंजन। तो हम पहले बात कर रहे हैं किसकी? स्पर्श व्यंजन की। तो इनको जो है ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब क वर्ग में जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग में अगर हम देखें तो ट, थ, ड, ढ, ड़, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये तो वर्गीय व्यंजन हो गया। दूसरा जिसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से होता है, परंतु इनका आपस में पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अन्य व्यंजनों की तुलना में इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन हम कहते हैं और इनकी संख्या हिंदी में 4 होती है। य, र, ल और व, ये चारों के चारों जो होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और बच्चों तीसरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन क्या है? तो बच्चों ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है और इनके उच्चारण में वायु मुख से घर्षण के साथ बाहर की तरफ निकलती है। कैसे निकलती है? तो घर्षण से मुख वायु से बाहर निकलती है। इसके कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन या इनको ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। श, श, श और ह, ये 4 जो है ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं? तो बच्चों हिंदी में ल जो ध्वनि है, वो पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में आती है। इनके उच्चारण में मुख विभर के मध्य में कहीं 2 अंगों के सहारे हवा अवरुद्ध कर देते हैं और फलतः हवा जो है वो दोनों पार्श्वों से क्या होती है? बाहर निकलती है। इसलिए इसे हम पार्श्व ध्वनि भी कहते हैं। बच्चों जब हम बोलते हैं तो जो हमारे मुख में जो जीभ होती है वो आगे आकर के अवरोध पैदा करती है और वायु जो है दोनों जीभ के किनारों से बाहर निकलती है। उसे ही हम पार्श्व या पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। इसके बाद होता है लुंठित ध्वनि क्या होती है? तो बच्चों जीभ की नोक को बेलन की तरह कुछ लपेटकर तालु का स्पर्श कराते हुए ध्वनि का जब उच्चारण होता है, उसे हम लुंठित कहते हैं। लुंठित ध्वनि को ही लोड़ित ध्वनि भी कहा जाता है और र जो है इस श्रेणी में आता है। जैसे आप बोलते हैं तो र को लुंठित ध्वनि भी कहते हैं या इसको आप प्रकंपित ध्वनि भी कह सकते हैं। तो ल को लुंठित भी कहते हैं, लोडित भी कहते हैं और इसको प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि र का उच्चारण जो है जीभ में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वाइब्रेट करती है, तो इसलिए इसको प्रकंपित ध्वनि भी या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्धस्वर क्या होता है, अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो बच्चों ये एक प्रकार से स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि है, किंतु ये स्वर की तुलना में कम मुखर है, कम मात्रा वाली है। चूंकि इन ध्वनियों का उच्चारण जो है आरंभ स्वर ध्वनि जैसा होता है, इसीलिए इसे हम अर्धस्वर के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या हिंदी में 2 होती है। एक य होता है और एक व होता है, जो इस कोटि के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हिंदी में य और व को अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आगत व्यंजन क्या है। तो बच्चों आगत स्वर आ की तरह कई आगत व्यंजन भी हिंदी में प्रयुक्त जो है होते हैं, जैसे क, ख, ग, ज और फ।
ये सभी के सभी जो है वो आगत व्यंजन है। अभी पीछे हमने जो है इनकी बात की थी, इनको जोड़ करके ही हमने वर्णों की संख्या 58 आपको बताई थी। हिंदी वर्णों के मानकीकरण के जो है परिणाम स्वरूप 2 ध्वनियाँ ज और फ ही बची हैं। इनके अलावा बाकी आगत ध्वनियाँ व्यंजनों के उनके मुख्य व्यंजनों में क्या कर दिया गया है? समाहित कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में इनका उच्चारण मुख्य व्यंजनों के समान ही होने लगा है। तो बच्चों पहले जो है क, ख, ज़ और फ ये आगत व्यंजन होते थे, लेकिन बाद में मानकीकरण के बाद 2 ही ध्वनियाँ बची हैं, ज और फ। बाकी मुख्य ध्वनियों को जो है मुख्य ध्वनियों में क्या कर दिया गया है? समाहित कर दिया गया है। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो बच्चों जिन व्यंजनों का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के से मिलकर होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी जो है वो संयुक्त व्यंजन जो है वो होते हैं। छ, क और स से बनता है। त्र, त और र से बनता है। ज्ञ, ज़ और य से बनता है। स्र, स और र से जो है वो बनता है। तो बात करेंगे अब अयोगवाह ध्वनि की। अयोगवाह ध्वनि किसे कहते हैं? तो अयोगवाह ध्वनि ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, क्योंकि इसका योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही इसका योग जो है वो व्यंजन के साथ होता है। जैसे अंग और आह इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम अयोगवाह नाम से जो है वो जानते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जिन ध्वनियों का योग ना तो स्वर के साथ हो और ना ही व्यंजन के साथ हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। जैसे अंग और अह, अंग को अनुस्वार भी कहते हैं और अह को विसर्ग भी कहा जाता है। अब बात करेंगे श्वास की मात्रा या प्रणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों श्वास की मात्रा या प्रणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है जिसे हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण की अगर बात करें तो प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है और जिसमें हकार जैसी कोई ध्वनि नहीं होती, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनि में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, उसे हम अल्प प्राण जो है वो कहते हैं। साथ ही अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद होता है जिसे हम कहते हैं महाप्राण कहते हैं। महाप्राण का मतलब होता है कि जिसमें जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा जो है वो अधिक होती है, तात की साथ ही इसमें हकार जैसी ध्वनि होती है, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्योंकि महाप्राण व्यंजनों को हकार व्यंजन भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म वर्ण जो है वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे श्वास कंपन या स्वरतंत्री के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों श्वास स्वरतंत्री के में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। एक होता है अघोष और दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सघोष जो है वो कहते हैं। तो एक होता है अघोष और दूसरा होता है जिसे क्या कहते हैं हम? सघोष कहते हैं। अघोष किसे कहते हैं? तो बच्चों जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ में स्थित स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? अघोष होता है और साथ ही साथ श, स, स ये भी क्या होते हैं? अघोष की श्रेणी में आते हैं, जबकि ह जो है वो अघोष की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा हम देखते हैं जिसे सघोष कहते हैं। सघोष को ही घोष ध्वनि भी कहा जाता है। बच्चों जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ में स्थिर स्वरतंत्रियों में कंपन होता है और हवा तरंग के साथ बाहर की तरफ निकलती है, उसे हम सघोष ध्वनि कहते हैं। इस तरंग को नाद या घोष भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो अंतस्थ व्यंजन और साथ ही साथ
सभी स्वर जो होते हैं वो स्वघोष की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं? स्वघोष की। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर जो है वो सघोष की श्रेणी में आते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उच्चारण के आधार पर जो हिंदी में ध्वनियाँ हैं, उसको कितने वर्गों में बाँटा जाता है? तो बच्चों उच्चारण के आधार पर ध्वनियों को 3 वर्गों में बाँटा जाता है। संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। संयुक्त ध्वनि की बात करें तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर के बोली जाती हैं तो उन्हें हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे प्राण और घ्राण, प्रकर्ष इत्यादि। यह ध्वनियाँ अधिकतर जो है तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं। संपृक्त ध्वनि की बात करें तो जब एक ध्वनि को दो ध्वनियों से जुड़ी होती है और उसके साथ जब इसका उच्चारण किया जाता है तब इसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संबल और कंबल, ये लिखा हुआ है। संबल कहिए, कंबल कहिए, डंबल कहिए, बम्बल कहिए, ये सभी की सभी ध्वनियां क्या हो जाएंगी? इन्हें हम संपृक्त ध्वनि कहेंगे। युग्मक ध्वनि का मतलब होता है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, हित तो नहीं है बच्चों, ये द्वित्व है। क्या हो जाए? द्वित्व हो जाता है तो उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे अछोड़िय, दिक्कत और प्रसन्नता। अब देखिए दिक्कत में एक आधा क भी है, ह्रस्व रहित भी क है, स्वर रहित भी क है और एक स्वर सहित है। तो एक अछोड़े में एक ड़ स्वर रहित भी और एक स्वर सहित भी है, 2 बार आया हुआ है। इसे हम युग्मक ध्वनि या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम द्वित्व ध्वनि के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि व्यंजनों के कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं उसके संबंध में बात करेंगे। तो बच्चों ह को काकल्य ध्वनि कहा जाता है। न और श्व को वर्त्स्य व्यंजन कहते हैं। ये बच्चों गलत लिखा है। इसको वर्त्स्य व्यंजन ऐसे लिखा जाता है। वर्त्स्य व्यंजन भी कहा जाता है। क से म तक के व्यंजनों को स्पृष्ट व्यंजन या स्फोटात्मक ध्वनि भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ और होठों से स्पर्श करती है। सांस जो है जीभ और होठों से स्पर्श करती है और परिणाम स्वरूप इसमें अवरोध के बाद स्फोट पैदा होता है और यह बाहर निकलती है, इसलिए इसे स्फोटात्मक ध्वनि भी कहते हैं। च से य तक के व्यंजनों को स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ङ, य, अण और न और म को नासिक व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में वायु जो है वो श्वास नासिका से क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। ङ और अड़ और ढ को उच्छिप्त व्यंजन या द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में वायु जिह्वा से टकरा करके वापस होती है और फिर बाहर की तरफ ध्वनि जो है इससे निकलती है। या और व को इसत स्पृष्ट या अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में स्पर्श बहुत कम या बच्चों क्षणिक होता है। इनकी गणना स्वरों और व्यंजनों के मध्य में की जाती है। र को लुंठित ध्वनि कहते हैं। ल को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में श्वास जीवा के पार्श्व से बाहर की तरफ निकलती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।